अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अरे भाई, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? क्या मानते हैं कि पहले कांग्रेस के अंदर किसी की पटरी किसी के साथ नहीं बैठती। जवाब छोटा सा है, लेकिन सिंधिया बात बहुत बड़ी बोल गए। जी हाँ, कांग्रेस का वो जख्म जो कई दशकों से पार्टी को परेशान किए हुए है, उसे सिंधिया ने एक बार फिर कुरेद दिया है। कांग्रेस में नेताओं के बीच पटरी नहीं बैठने का इतिहास काफी पुराना है, यूं कहें कि शुरू से ही है। 80 के दशक से शुरू करें तो अर्जुन सिंह और शुक्ल बंधुओं के बीच हमेशा खींचतान रही। अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के बीच बिंद की अदावत की चर्चा आज भी होती है। उसके बाद दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। दिग्विजय सिंह और सुभाष यादव के बीच तनातनी की खबरें रहीं और 2020 में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तनातनी में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी, वो सबने देखा। हालांकि सिंधिया की बात से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी में देखें, अपने संभाग के नेता नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर लें, नरोत्तम मिश्रा जी से बात कर लें। वो अपनी जो उनके दिल का दर्द है वो सुनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं वो उनकी किसी से नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बिखरी हुई है मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि उनके केंद्रीय नेतृत्व को दखलंदाजी करना पड़ रही। खींचतान और महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा सत्ता का मूल चरित्र होता है और करीब 20 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी में भी अब समन्वय की जरूरत महसूस की जाने लगी है और एक महीने में अमित शाह के 3 दौरों को इसी जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और हमारा जो भी निर्णय होता है वो संगठन में आपसी चर्चा में होता है, समन्वय से होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल, ये बात सही। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में वो आ रहे हैं तो बड़ा उत्साह उमंग है, तो वो उत्साह उमंग अब देखने को भी मिल रहा है। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पटरी नहीं बैठने की बात करते हैं तो नजरें बीजेपी की तरफ भी उठती हैं और कम से कम इस चुनाव में तो समन्वय का सूत्र साधना दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल नंबर 1, क्या सिंधिया ने कांग्रेस के पुराने जख्म को कुरेदा है? सवाल नंबर 2, क्या सिंधिया का बयान बीजेपी पर भी लागू होता है? सवाल नंबर 3, क्या पटरी बैठाने की चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने? मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है पटरी बैठाने का वक्त। पटरी अगर बेपटरी हो जाती है तो जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डिरेल हो गई गाड़ी, यानी पटरी से उतर गई, छोड़ दी पटरी गाड़ी ने। और पटरी जब गाड़ी कब छोड़ती है, जब उसकी जो मशीनरी है उसका समन्वय गड़बड़ा जाता है। ब्रेक लगना है तो ब्रेक लगे टाइम पर, स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़े, कम करनी है तो कम की जाए। और एक संगठन में, एक परिवार में भी ये चुनौती आती है जब आप महसूस करते हैं कि समन्वय गड़बड़ा गया। कांग्रेस में इस बार समन्वय, अगर आप बीते सालों को जो किस्से हमने आपको बताए वो सारे किस्से बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो अतीत के किस्से हैं। 2020 तक आप चले आइए तो आप पाएंगे कि कांग्रेस में ये समस्या बहुत गहरी है। 2020 में सिंधिया जी जब बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस ने शायद ये चीज़ समझी और सीखी, और इसका श्रेय कमलनाथ जी को काफ़ी हद तक जाता है कि उन्होंने ये पार्टी में ये चीज़ अपने व्यक्तित्व से भी और अपने कृतित्व से भी बनवाई, बल्कि कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि साहब साथ चलेंगे तो इसका फ़ायदा सबको होगा। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा इक्वल मंत्र है। बीजेपी में भी तमाम बड़े लीडर जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि आपको साथ चलना है, अगर जीतना है तो साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर अपनी डफली, अपना राग अलापेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे। मंत्र बहुत साफ है कि आपके कितने भी मतभेद हों, मत भिन्नता हो,
लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा के उससे सत्ता से दूर कर दें? ये जितना बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है अतीत के अनुभवों को देखते हुए, उतना ही बड़ा सवाल बीजेपी के लिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अब्बास हफीज साहब हैं, युवा नेता, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष। मनोज, उनका भी बहुत इस्तकबाल। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। आपका भी स्वागत मनोज। पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ो। देखिए शरद जी, पटरी नहीं बैठ रही है तो पुरानी बात रही है कई बार, और कांग्रेस के भीतर तो ये चलता रहा। श्यामाचरण शुक्ल की बात कर ले, विद्याचरण शुक्ल, या उस दौर में हम देखें माधवराव सिंधिया, और फिर जो सब हुआ है, ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर देखने को मिल जाएंगे। जब ये चर्चा होती रही कि पटरी नहीं बैठ रही, जाना था कहीं और आज सुबह ऐसा कहा जाता था कि शायद मुख्यमंत्री बनने वाले या कोई पद पर बैठने वाले, अचानक वो पटरी नहीं बैठने की वजह से फिर चीज़ें दूसरी बदल जाया करती थी। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की पटरी की चर्चा जरूर होती रही, पर हमें लग रहा है अच्छी पटरी बैठ रही। और ये चर्चाएं अब थोड़ी सी कम हुई है कमलनाथ जी के आने के बाद से, कि पटरी बैठे या ना बैठे, पर आपको चलना है। और समन्वय का जो एक मैसेज देने का प्रयास है कांग्रेस का। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि उस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा है। अभी हाल ही में एक बड़ी नई चर्चा चल रही जेपी अग्रवाल को लेकर, क्या उनकी वापसी हो रही, उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा होता है तो भी फिर सीधा मैसेज है कि कमलनाथ ही कांग्रेस के नाथ है, तो वो एक बड़ा क्लियर है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी चलता रहता। आज ही कैलाश विजयवर्गीय बात ही बात में बड़ी बात किया गया, उन्होंने कहा मैं चौथी बार महामंत्री बना हूँ, ये फख्र की बात है। लेकिन जब नड्डा साहब को मैंने बधाई दी तो वो कह रहे थे मुझे कुछ और बनाना था आपको, पर आप ये बना। भले मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन जब बड़ा नेता कुछ कहता है तो उसके बहुत सारे मायने आते। तो फिर यहाँ भी कह सकते कहाँ पटरी नहीं बैठी। तो हमें लगता है ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है, जिस समन्वय और संवाद की कमी के कारण, जिसकी चर्चा कई बार होती रही। अमित शाह जी लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी खबर आ रही, बड़ी खबर ये भी है कि अमित शाह जी को भोपाल आना था, वो भी नहीं आ रहा है, अब सीधे इंदौर जा रहे हैं। तो क्या यहाँ भी पटरी कुछ गड़बड़ हो गई? तो अब राजनीति है, चुनावी वर्ष है, ये सब चलता रहेगा, पर दोनों तरफ चिंताएं हैं। और मुझे लगता है पटरी अब बैठ जाना चाहिए, चुनाव में वक्त कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो जिस भी कारण से जिन्होंने पटरी छोड़ रखी है, और वो ये मान रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही नुकसानदेह होता है किसी भी दल, किसी परिवार, किसी संगठन के लिए, कि साहब हम अगर बेपटरी हैं तो पार्टी भी बेपटरी हो जाए। ये सोचना एक बहुत ही आत्मघाती सोच है, और निश्चित तौर पर इससे बचा जाना ही किसी पार्टी की सफलता का राज है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, सवाल दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन गुटबाजी या द्वंद्व, मतभेद, इसका इतिहास घना और ज़्यादा अतीत के पन्ने पलटने पर कांग्रेस में ये अधिक मिलता है। रहा आपके यहाँ भी है, लेकिन उसका उपचार आप लोग थोड़ा बेहतर तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, अनुशासन आपके यहाँ सर्वोपरि है। बहरहाल, ओवरऑल आप इस पूरे मुद्दे को पहले कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में और फिर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मत भिन्नता होना और मन भिन्नता होना ये कोई आज की बात नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी मौजूदा स्वरूप में आई है, मौजूदा स्वरूप मतलब जब से वो राजनीतिक फोरम बनी, आप 1905 की बात करें, आज से 115, 16, 17 साल पहले, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी में नरम दल और गरम दल होते थे। वो पटरी नहीं बैठने की बात थी। कांग्रेस के सम्मेलन, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, उसमें एक फोरम पे कुछ और बात होती थी, दूसरा दल अलग बात करता था। जो कांग्रेस पार्टी में शुरू से रहा है, और बड़े बड़े लोग जो हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए क्योंकि गांधी जी से उनकी पटरी नहीं बैठी। कांग्रेस की जो सारे जो डेलीगेट्स थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, लेकिन गांधी जी से पटरी नहीं बैठी, इसलिए उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, लेकिन बाद में दिक्कत यह है कि पहले वैचारिक बात होती थी, काम करने का ढंग क्या हो उस पर पटरी नहीं बैठती थी। लेकिन जब से गांधी परिवार ने 1947 के बाद से लेकर 1990 के बीच में कांग्रेस की पटरी ना बैठना, ये कांग्रेस के जो लीडरशिप है गांधी परिवार, उसके द्वारा पल्लवित पोषित होती रही इस तरह की नीति। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1947 के बाद से लेके 90 तक या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे कर ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 1990 के पहले अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और इसकी वजह ये थी कि जो मतभेद होते हैं, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन उसको शीर्ष नेतृत्व भी अगर हवा देने लगे तो पट्टी नहीं बैठना होता है। और गांधी परिवार इस तरह की चीज़ों को अपने राजनीतिक खेल के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहा, और इसीलिए इस तरह की संस्कृति कांग्रेस पार्टी में बढ़ती रही।
जहाँ तक दूसरे दलों की बात कहें तो मेरा इतना ही कहना है कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीति में अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता होती है उचित फोरम पर, और भाजपा में भी मतभिन्नता हो सकती है किन्हीं मुद्दों के ऊपर, लेकिन फोरम होता है। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर कोई बीमारी इस तरह की हो, महत्वाकांक्षाओं की उस तरह की वो आए, वो तो ठीक है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स होना चाहिए, बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो। भाजपा का जो सिस्टम है वो अपने आप में सक्षम है इस तरह की बीमारियों का, राजनीतिक बीमारियों का इलाज करने के लिए। आपके पास WBC हैं जी, और आपका आरोप है कि कांग्रेस के पास नहीं है। चलिए, अब्बास हफीज साहब, बीजेपी कह रही है कि उसके पास मैकेनिज्म है, अगर कहीं कुछ मत भिन्नता की स्थिति बनती है तो हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। आपके लिए चुनौती गहरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि वो कहेगी, अपने गिरवा में कभी ना भाजपा ने झांका है ना आगे झांकेगी। अभी बात की जा रही थी गरम दल और नरम दल की। अरे बलराज मडभोग जी को कौन भूल सकता है, पूरी किताब लिखी है उन्होंने। तो उनकी पटरी संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े नेता किस तरह से अपमानित करके उनको अधिवेशन में से निकाला गया, और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आज के भाजपाइयों ने शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ना चाहिए उनको कि उनकी कैसे पटरी नहीं बैठी। बलराज मडभोग जी के बाद आई है तो बीजेपी के अंदर चाहे वडवानी जी का दौर हो, जब भी पटरी नहीं बैठी बहुत से नेताओं से। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं दिन में भी यहाँ बात की थी एक चर्चा में कि कितनी पटरी बैठी कैलाश जोशी जी और पटवा जी की, ये भी सब जानते हैं कि पद से हटाया गया उनको और हटना पड़ा उन्हें। उसके बाद जब पटरी पर सत्ता आती है तो उमा भारती जी से पटरी नहीं बैठी और उमा भारती जी को पार्टी से निकाला गया। असली मुद्दा है कि पटरी जनता से कितनी बैठ रही है, और ये बात कौन कह रहे हैं? सिंधिया जी कह रहे हैं, जिनकी पटरी खुद अपनी पार्टी में नहीं बैठी, और पटरी नहीं बैठी तो वो बाहर चले गए सत्ता का जो सुख पाने के लिए। आज सबसे बड़ा विषय है कि किसकी पटरी जनता के साथ कितनी बैठ रही है और जनता के मुद्दों से कितनी पटरी बैठी है। माननीय कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हों, आज एक ही पटरी के ऊपर सवार हैं, और वो पटरी है जनता को एक नया सवेरा देने की, जनता की परेशानियों को दूर करने की, और इस जो हाल चल रहा है इस हाल से निजात दिलाने की पूरे प्रदेश की जनता को। तो ये बड़ा विषय है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो हर राजनीतिक दल में क्या हर घर में मिल जाएगा, भाई भाई की पटरी नहीं बैठी है, पिता बेटे की पटरी नहीं बैठी है, कितनी दंपत्तियां ऐसी हैं जिनकी पटरी नहीं बैठी है। लेकिन ये कोई मुद्दा है कि आज जो सिंधिया जी उठा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया जी मजबूर हैं, उनका काम ही सिर्फ यह है कि कांग्रेस के ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाली जाए ताकि उनके नंबर वहां बढ़ सकें। क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी की और सिंधिया जी की पटरी बैठ गई है? इससे नुकसान सत्ता में जो लोग हैं, अगर उनकी पटरियां नहीं बैठ रही हैं, जनता को होता है। जी, कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं आपके लिए भी ये पूरा सच है और बीजेपी के लिए भी है कि किसी का अधिक, उसके पीछे आप कह सकते हैं कि पटरी ना बैठने के लिए ये अधिक जिम्मेदार है। कोई कम जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो दोनों तरफ से होगी। यही सवाल मैं पूछूंगा आज भाजपा के साथियों से कि कैलाश हमारे दीपक जोशी जी की पटरी क्यों नहीं बैठ पाई थी, और कौन से वाइट ब्लड सेल कम हो गए थे जो दीपक जी कह रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जो निरंतर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, उसका जवाब देना चाहिए, और आज जनता के सामने है। आज तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुद कह रहे हैं कि उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। तो जिम्मेदार कौन है? ताली किसके हाथ की ज़्यादा तेज़ है, किसके हाथ की कम है? लेकिन हमारा एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य वो है कि आपसी मतभेद कुछ भी हो, मतभेद तो है नहीं, मतभेद कहीं पर भी हो, जनता के लिए उन सबको भुला के और जनता के हित की लड़ाई लड़ने में आप देखिए माननीय कमलनाथ जी जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच हैं। दिग्विजय सिंह जी निरंतर 66 सीटों के ऊपर उन्होंने जनता के साथ संवाद किया, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। ये हमारी मेहनत है, और इसके ऊपर अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो कहेगा खुद की पटरी बैठी नहीं हो भली, लेकिन आरोप लगाया जाएगा कि पटरी नहीं बैठ रही है। मनोज जी, अग्रवाल साहब की पटरी तो बदलने वाली है, ऐसा लगता है जी। ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि पटरी जो है, एक ही पटरी है कमलनाथ कांग्रेस में, और उस पटरी पर ही जो रेल यानी लीडर्स दौड़ने के लिए राजी हैं वही ठीक से दौड़ पाएंगे उस पटरी पर। और ठीक भी है भाई, जो नेता है जो 2018 में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहा है, तो हो सकता है अग्रवाल साहब को इस पटरी पे चलना छोड़ना पड़े, ये तो वक्त बताएगा। और आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस को भी? आप लगातार आपकी निगाह रहती है कांग्रेस में, आपने क्या कुछ बदलता हुआ पाया है, और क्या वाकई बदलता हुआ पाया है, या ये एक टॉप लीडर का कांग्रेस के खौफ है इतना पार्टी में कि सबको पता है कि उनको दिल्ली से भी पूरा प्रश्रय और संरक्षण है, इसलिए लोग बोलने से बचते हैं, या वाकई कमलनाथ जी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं?
देखिए, मुझे लगता है बदल भी दी है और बोलने से बचते भी है। जब अपना कद इतना, मतलब कमलनाथ जी का कद ही इतना बड़ा है कि उस कद के सामने सब बौने तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब कहीं ना कहीं छोटे हैं। उनके सामने कौन बोलेगा? जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, उससे पहले वो राजनीति करते रहे हैं, वो छोटे रहे हैं और उन्होंने उनको बड़े होते देखा। कमलनाथ जी 40 वर्षों से तो लगातार बड़े पदों पर रहे हैं, कई जिम्मेदारियां निभाई है, और इसीलिए मुझे लगता है जब कांग्रेस के नेतृत्व ने ये तय किया होगा कमलनाथ जी वहाँ जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की भी वो कई बार जब हमारी उनसे वन टू वन चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा हाँ मैं राहुल से बोलता हूँ, राहुल जी से बात करता हूँ। तो हमें लगता है कि उनकी पटरी तो सबसे बिठाना मजबूरी है कांग्रेस के भीतर, और ये ताकत बन गई इस समय कांग्रेस के लिए। मैं तो ये कहूँगा, जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, लगातार दफ्तर भी जाते, लोगों से मुलाकात होती, तो अब किसी में कम से कम ये कहने का दम नहीं है कि कमलनाथ जी से हमारी पटरी नहीं बैठ रही। जिसकी पटरी नहीं बैठेगी वो पटरी से उतर जाएगा। दीपक बाबरिया को आपने देख लिया, अब जेपी अग्रवाल साहब की चर्चा चल रही है, यदि वो जाते हैं तो भी मैसेज सीधा जाएगा। और मुझे लगता है इस मैसेज की कांग्रेस की तरफ से तो बहुत भीतर थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए शरद जी, पीढ़ियां बदली है, और जब पीढ़ी बदलती है तो हम घर परिवार की बात भी करते हैं, तो कुछ थोड़े से ये कहा जा सकता है कि भाव अलग अलग तरह के पैदा होते हैं, और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी है। जब सत्ता में आप लगातार रहते हैं तो एक बीमारी आ जाती है, वो सत्ता की बीमारी जिसे कहा जाता, तो मुझे लगता है वो बीमारी अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नजर आ रही, जिसको लेकर चिंता भी है वरिष्ठ नेताओं के बीच में, क्योंकि जब जब बैठक हो रही है तो बात संवाद पर जाकर उलझ जाती है, अटक जाती है। तो मुझे लगता है ये देखने की जरूरत है, और ये जिसने बिठा लिया, क्योंकि जनता के बीच की पटरी अब बिठाने का वक्त है, अब वक्त अंदर की पटरी बिठाने का नहीं है। सत्ता की बीमारी लेकिन ऐसी है कि ये राजयोग हर व्यक्ति चाहता है कि भले ही वो रुग्ण हो जाए, लेकिन ये राजयोग उसे लगे जरूर, राजरोग कहिए बल्कि। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपके यहाँ भी समन्वय को लेकर बातें और प्रश्न तो हमेशा उठते ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अंदर खाने की बैठकों से पहले भी खबरें कम आती थी, अब तो लगभग ना के बराबर आती हैं, और ख़ासतौर से उन मीटिंग्स में जिनमें टॉप लीडर्स होते हैं, विशेषकर अमित जी होते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि वो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि बैठक में जो कुछ भी हुआ है वो लगभग उसी तरह से, या 80% बैठक की चर्चा जैसा ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग का बड़ी महिमा गाई गई है मीडिया जगत में, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग, उससे जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ आपने भी कहा कि चुनौतियाँ हो सकती हैं, उनको पार पाने के लिए क्या पूरी तरह आप बीजेपी आश्वस्त हैं कि हाँ, अगर ये बीमारी है भी तो हमारे पास इसका पूरा उपचार, पर्याप्त उपचार मौजूद है? नहीं, देखिए, अपन अगर इसकी विस्तृत विश्लेषण करें, मैं समझता हूँ कि एनालिसिस करेंगे तो राजनीति में महत्वाकांक्षा एक सामान्य चीज़ है, और महत्वाकांक्षा के अलावा जब लीडरशिप से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको समाज से नेतृत्व करते हुए 20, 30, 40 साल हैं, तो उनके अपने ओपिनियन हो सकते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी नीति के ऊपर। लेकिन अगर वो एक फोरम पे इकट्ठे होकर उसका कोई फैसला कर सकें, आपस में समन्वय से चीज़ें निकाल सकें, ये एक सुसभ्य परिपाटी होती है, स्वस्थ परिपाटी होती है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल हो, लेकिन हर जगह हल निकालने के लिए, पटरी पे चीज़ों को लाने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा, दूसरी होती है संगठन, कि किस तरह लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह की सारी चीज़ें गठित हुई हैं पिछले 30, 40, 50, 60 सालों में। तीसरी बात होती है संसाधन। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि आज जो कमलनाथ जी के पटरी पे बैठना कहा जा रहा है, वो कमलनाथ जी के संसाधनों का खौफ है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस का खाली खर्चा उठा सकते हैं, ऐसा कांग्रेस के कांग्रेस के मित्रों से चर्चा करो, और इसीलिए उनकी सुनी जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस का आला कमान भी केवल उनके संसाधनों के दबाव की वजह से, कि अगर वो नाराज़ हो गए तो खर्चा कौन उठाएगा, इस वजह से कथित रूप से पटरी में बैठने का नाटक कर रहे हैं। तो दूसरी बात कमलनाथ जी के पक्ष में ये भी है कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट ले ली, और उससे हुआ ये कि वो तो जीत रहे हैं, लेकिन बाकी जो अजय सिंह हों, अरुण यादव हों या दूसरे नेता हो, वो सब हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, तो बाकी का वजन भी कम हो गया है। लेकिन मुख्य वजह उनका संसाधनों के साथ युक्त होना है। ये मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संसाधन किसी पटरी को बैठाएं, ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। संगठन और विचारधारा प्रमुख होना चाहिए, और भाजपा में समन्वय बैठाने का तरीका संगठन और विचार ही है। विचारधारा का तो कोई वायलेशन कर नहीं सकता, लेकिन संगठन के जरिए आप एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे के मुद्दों को समझें, एक दूसरे की आकांक्षाओं से भी तालमेल बैठाएं, ये जरूरी होता है। अब्बास हफीज साहब, बीजेपी का नज़रिया जो भी हो,
जाहिर है कांग्रेस उससे असहमत ही होगी। लेकिन कमलनाथ जी के लिए ये जो बात कही गई कि संसाधन उनके पास हैं इसलिए उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, पार्टी के भीतर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनके संसाधनों का, उनकी क्षमताओं का एक बड़ा योगदान रहा है कि वो एक एक्सेप्टेबल लीडर के तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में उभरे। शरद जी, मैं ये कहूँगा इसको अगर इस नज़रिए से देखें कि कमलनाथ जी सीनियर मोस्ट लीडर हैं हमारे। कमलनाथ जी का जो रिकॉर्ड है वो शायद इस देश में बहुत ही कम होंगे या नहीं होंगे, निरंतर जीतने का, और उनकी जो मैनेजमेंट की क्षमता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, उससे तो शायद बहुत लोग सीख सकते हैं और बहुत ने सीखा भी होगा। तो ये चीज़ें बीजेपी कह सकती है, लेकिन जो घर का सबसे बड़ा हो उसको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता करते हैं तो बीजेपी शायद इसमें सिर्फ कयास लगा सकती है। और रही बात संसाधनों की, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि सरकारी संसाधनों से बेहतर है कि खुद कार्यकर्ता और नेताओं के संसाधन से पार्टी चले, ना कि जनता के जो गाड़ी कमाई से टैक्स मिल रहा है उसको बर्बाद कर दिया जाए। और मैं इस आरोप को इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे बड़ा दिल दुखता है कि संसाधनों का कैसा दुरुपयोग हो रहा है। शरद जी, भोपाल की राजधानी की वीआईपी रोड से जब हम निकलते हैं तो एक ही विज्ञापन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का यूं हाथ करके जिसमें वो खड़े हैं, एक ही विज्ञापन जहां नज़र डालें वहां दिखेगा। 65 करोड़ रुपया खर्च कर दिया सिर्फ लाडली बहना के विज्ञापन के ऊपर। हर होर्डिंग आज खरीदी हुई है, भोपाल की किराए से ली हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरे शहरों में भी देखने को मिलता है। और वो सारा का सारा खर्चा प्रचार प्रसार में सरकार के माध्यम से अगर लगाया जा रहा है तो कम से कम वो लोग नहीं कहें जो जनता के पैसे को का दुरुपयोग कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के खर्चे पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के सांसद, तमाम लोग अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं और पार्टी चलाई जाती है। लेकिन उससे बड़ा विषय ये दीपक है, जी वक्त कम है, जवाब दे दीजिए कुछ बातें। मुझे इतना ही कहना है कि मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, देश भर के लोग भी जानना चाहते हैं कि सब लोग जानते हैं कौन सा व्यवसायी क्या धंधा करता है। कमलनाथ जी पिछले 50 सालों से धंधा कौन सा कर रहे हैं जिससे उनको इतने संसाधन संपन्न होने की वो ताकत मिली हुई है। मैं इस पे मैं बहुत नहीं, मैं जानता हूँ, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है कि कांग्रेस आला कमान के साथ उनकी नज़दीकी, विभागों को नियंत्रित करने की उनकी नज़दीकी, उद्योगों को नियंत्रित करने की उनकी नज़दीकी, उसकी वजह से कमलनाथ जी का पारिवारिक बैकग्राउंड ही व्यवसाय का एक लंबा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी का क्या था, जो व्यक्ति 14-15 एकड़ जमीन लेकर आया हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद करोड़ों रुपए की आमदनी कैसे बढ़ जाती है, करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, फिर सबके ऊपर चर्चा होगी ना। एक तो विषय है कि बैकग्राउंड, किसी का बैकग्राउंड है संपन्न और किसी का बैकग्राउंड संपन्न नहीं था, पाँव पैदल बाबा थे। लेकिन आज सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक उनका परिवार, ये बहुत बड़ा विषय है, ये भ्रम या ये झूठ ना बोले। पिछले 60-70 सालों में उनके परिवार ने क्या धंधा किया ये बता दें। हमने लगाया है। चलिए, व्यक्तिगत विषयों पर मुझे लगता है उलझने की जरूरत नहीं है। जो तमाम चीज़ें हैं वो एक अलग जोनर का मामला हो जाता है। लेकिन इतना तय है कि दोनों ही पार्टियां समन्वय की चुनौती से तो निश्चित तौर पर, और कांग्रेस के लिए ये चुनौती गहरी अधिक प्रतीत होती है, लेकिन इस चुनाव में काफ़ी हद तक ये मर्ज काबू में है, कारण कमलनाथ जी हैं। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी अधिक है कि 18 साल, लगभग 20 साल जब आप सत्ता में पूरे करते हैं तो एक आकांक्षी वर्ग सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार हो जाता है, और उसके लिए अगर कोई ठीक मैकेनिज़्म नहीं बन पाता है तो वो निश्चित तौर पर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी इतनी अधिक होती है, क्योंकि वो बरसों से उम्मीद संजो के बैठा है। तो वो काडर बीजेपी में एक तैयार है, और ये काडर जो है ये 50 से 55 के बीच का है, और ये काम मांग रहा है कि अब हमें हमारी भूमिका दीजिए, चाहे वो विधायक की हो, चाहे सांसद की हो, चाहे संगठन में अहम जिम्मेदारी की हो, और चाहे सरकार बनने में उस स्थिति में निगम मंडल सहित तमाम दायित्वों में से जो भी कोई दायित्व हो। और ये बीजेपी की बड़ी चुनौती है कि इस विराट काडर में एक महत्वाकांक्षी वर्ग जो है, जो लगभग कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसको कैसे समझाएं और कैसे साथ लेकर आगे आएँ। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, और बीजेपी बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश में ये करती आई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उस पर भारी पड़ेगी या ये गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस पे भारी पड़ेगी। वक्त सबके उत्तर देगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए अफसरनामा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और वर्तमान में उज्जैन कलेक्टर का दायित्व निभाने वाले कुमार पुरुषोत्तम जी के साथ। नमस्कार।